बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर है राइज ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, इसको बाद लोग ना रोल ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म भी बोलते हैं। बहरहाल एक ही बात है कि मुस्लिम नेशनलिज्म जो है सब कॉन्टिनेंट में कैसे इसका किरदार क्या था, ये कैसे ये परवान चढ़ा। असल में ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल है जी रिफॉर्म्स की। 1909 में, फिर 1919 में और फिर 1935 में, 3 अदवार में इसका काम हुआ ये कि 1906 में जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, उसके बाद जो उनका रोल था ये उसके बारे में हम बात करेंगे। इस्लाम हिंदुस्तान में कब स्टार्ट हुआ? वैसे तो खुलफाए राशिदीन के दौर में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में हमें इसके प्रूफ मिलता है कि इस्लाम हिंदुस्तान में पहुंच गया था। मालाबार के कुछ इलाके हैं, कुछ और इलाके भी हैं, यहाँ तक कि आज मुसलमानों के पास पाकिस्तान के पास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी आपको कुछ सहाबा किराम के आसार मिलते हैं जो ज़माने में यहाँ तशरीफ़ लाए थे। लेकिन ऑफिशियली जो यहाँ पर सबूत मिलता है वो मोहम्मद बिन कासिम का हमला। मोहम्मद बिन कासिम ने जब यहाँ पर आए तो वो कंकरर ऑफ सिंध, और वहाँ उस वक़्त हिंदुस्तान का ये हिस्सा मुस्लिम रियासत का हिस्सा बन गया था और मुस्लिम हुकूमत यहाँ पर कायम हो गई थी। और उसके बाद काफ़ी लंबा टेन्योर गुजरता है और ये मुग़लों का वो दौर जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में कब्जा किया था, तब तक यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत रही। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक दफ़ा फरमाया था कि पाकिस्तान मूवमेंट में उनकी ये बयान बहुत मशहूर बयान था कि पाकिस्तान का क़याम उस दिन शुरू हो गया था जिस दिन बर्रे सग़ीर में पहले नॉन मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया था। जिस दिन पहले नॉन मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया था तब पाकिस्तान मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी और पाकिस्तान की पहली ईंट उस दिन रख दी गई। वैसे इतना बड़ा मुल्क, उस मुल्क के अंदर एक मुसलमान इंडिविजुअली अगर इस्लाम कबूल करे तो ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये न्यू आइडियोलॉजी थी यहाँ पर, और इस आइडियोलॉजी का इफेक्ट बाद में बहुत ज़्यादा नज़र आया, इतना ज़्यादा नज़र आया कि वो इलाका जिसको हिंदुस्तान कहा जाता था, बर्रे सग़ीर कहा जाता था, उसमें एक मुसलमान मुल्क पाकिस्तान, एक मुसलमान मुल्क बांग्लादेश और फिर इंडिया के अंदर भी बेशुमार ऐसे रियासतें हैं, स्टेट्स हैं जहाँ पर मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद रहती है। नेशनलिज्म इन ब्रिटिश इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन इंडिया इज़ लार्जली हिस्ट्री ऑफ रिएक्शन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। अच्छा, हुआ ये कि कांग्रेस यहाँ पर स्टार्ट की गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। शुरू में तो ज़ाहिर है ऐसा ही हुआ था कि जी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसको इसलिए स्टार्ट किया गया था कि हिंदुस्तान की तमाम जो कौमें हैं वो इसको ज्वाइन करें और पॉलिटिक्स स्टार्ट करें। लेकिन 1885 में जब ये पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट की गई तो शुरू में तो सबके लिए था, लेकिन हुआ ऐसा कि यहाँ पर मुसलमानों की तादाद चूँकि पढ़े लिखे लोग उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं थी। मुसलमान आए तो थे लेकिन कम तादाद में, और इस पर सबसे ज़्यादा जो मज़हब के लोग आए थे वो हिंदू थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पे हिंदुओं की अजारादारी स्टार्ट हो गई थी। इसके रिएक्शन में यहाँ पर जो है एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट की गई जिसका काम था जो मुसलमानों के नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, उसको पॉलिटिकल नेशनलिज्म को क्रिस्टलाइज करना और ब्रिटिश गवर्नमेंट तक आगे पहुंचाना, दूसरी कौमों तक अच्छे रवैये के साथ उनसे बातचीत करना और मसाइल का हल करना। डेफिनेटली उस पार्टी का नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था। नेशनलिज्म इन 1909। अच्छा, 1906 में, दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम रखा जाता है और जस्ट 3 ईयर्स के बाद जो है पहला मौका जी क्या हुआ जी कि सिक्योरिंग मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन द लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन सिक्योर कर ली गई। अच्छा जी, क्या हुआ जी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मुसलमानों की सीट्स थी वो भी कंफर्म कर दी गई, मान ली गई कि यहाँ पर होनी भी चाहिए। और ये सारा काम जो हुआ था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में हुआ था और ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बहुत बड़ी अचीवमेंट कंसिडर थी कि स्टार्ट की है और जस्ट 3 ईयर्स के बाद जो है ना इतना बड़ा कारनामा कि ब्रिटिश इंडिया ने
में जो हुकूमत थी और लंदन में जो बैठे हुए हुक्मरान तबका था, उन्होंने चीज़ें मान ली कि ये चीज़ें होनी चाहिए। जो यहाँ पर हिंदू थे वो ब्रिटिशर को ये बताया करते थे कि हिंदुस्तान में एक ही कौम है और वो कौम है जी हिंदू। बाकी सारी हमारी ज़ैली तंजीमें हैं या ज़ैली मज़ाहिब हैं या हमसे ही निकले हुए हैं। तो उनको ये बताना कि इस्लाम या मुसलमान जो है ये हिंदुओं की ज़ैली तंजीम नहीं है, बल्कि एक अलग बिल्कुल सेपरेट नेशन है। अगरचे ये वहाँ से ज़ाहरिया के जो लोकल नेटिव लोग थे जो कि हिंदू थे या दूसरे मज़हब के लोग थे, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो ये उनकी ज़ैली तंजीम नहीं है, एक अलग नेशन है। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जी शिमला डेपुटेशन, ठीक है, तो शिमला डेपुटेशन में ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी कि जी होनी चाहिए और 1909 में मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स में ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली गई। लॉर्ड मिंटो उस वक्त यहाँ पे जो ना वाइसराय थे और सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड भी उस वक्त एक्सेप्ट कर ली गई थी 1909 में। ब्रिटिश इंडिया ये बात ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट जो है ये बात मानने के लिए तैयार हो गई थी कि जी मुसलमान जो है मुस्लिम जो है वो जस्ट एक रिलीजियस बॉडी नहीं है, बल्कि एक सेपरेट नज़रिया हयात और नज़रिया ख्याल जो है ना आइडियोलॉजी इनकी बिल्कुल टोटली मुख्तलिफ है और ये दूसरों के साथ मर्ज नहीं हो सकते। वो ये बात मान गए थे। इसके बाद में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होती है। अच्छा, खिलाफत मूवमेंट जो है ना वो स्टार्ट तो यहाँ पर होती है, लेकिन क्योंकि हमारा इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है इसलिए इस पर हम बात नहीं करेंगे। इसके लिए लेक्चर अलग से मेरा आ जाएगा इंशाल्लाह, वो मैं आपको बता भी दूंगा और फिर उसके लिए बात भी करेंगे। नेशनलिज्म इन 1935 फरवरी में फर्स्ट वीक में वहाँ पर बातचीत करते हुए कायद-ए-आज़म ने कहा कि यहाँ पर कम्युनल अवार्ड एक अप्रूव हुआ था। कम्युनल अवार्ड क्या था जी कि अंग्रेज सरकार के सामने ये तमाम यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी या रिप्रेजेंटेशन थी वो वहाँ पर पहुँची और उन्होंने वहाँ पर बातचीत की और बताया कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है ना वो क्या है और वो जब डिमांड की गई थी उसको कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। तो कायद-ए-आज़म ने कहा जी मैं जस्ट कम्युनल अवार्ड पर सेटिस्फाइड नहीं हूँ निजी तौर पर, बल्कि उस वक्त तक ये काम आगे नहीं चल सकता जब तक तमाम लोगों को बिलुमूम और मुसलमानों को बिलखुसूस वी प्रोड्यूस अवर ओन स्कीम, हमारे अपनी स्कीम अपना प्लान होना चाहिए। हम अपने प्लान के तहत सिस्टम के तहत इसको चलाएंगे और चलेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताएंगे। कायद-ए-आज़म ने ये भी कहा कि जी लंदन में बैठे हुए कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज बीइंग हैमर्ड आउट इन लंदन, वहाँ पर जो प्रेस किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी मर्जी से बनाया जा रहा है, इट इज़ बैड एज फार एज प्रोविंसेस और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। यानी कि लंदन में जो लोग बैठे हैं वो अपनी मर्जी से कुछ प्लान बनाकर हिंदुस्तान पे इम्पोज करना चाह रहे हैं। ये प्लान ना सूबों के लिए सूटेबल हो सकता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सूटेबल हो सकता है, सेंट्रल स्कीम भी ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको चाहिए कि यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है उनके रिप्रेजेंटेटिव से आप बात करें और उनसे बात करने के बाद उनकी मर्जी के मुताबिक काम यहाँ पर होना चाहिए। कायद-ए-आज़म ने इसके बदले में कहा जी कि प्रोविंशियल स्कीम जो है ना उसको मॉडिफाई करना चाहिए और जो स्कीम लंदन में बैठ के तैयार हो रही है उसको रिव्यू उसकी होनी चाहिए। ये सिचुएशन जो है तभी यहाँ पर ठीक हो सकती है जब आप इंडियन ओपिनियन के साथ कंसल्ट करेंगे और इस्टेब्लिश करेंगे और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की उस पर रिस्पॉन्सिबल ब्रिटिश गवर्नमेंट काम के लिए रिस्पॉन्सिबल थी कि वो ये काम करे। 1934 में एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है जॉइंट सेलेक्ट कमेटी, आगे हम इसके बारे में भी देखते हैं। The final and the last constitutional reforms were introduced by the British government in 1935. ये proposal arises from the deliberation of the 3 sessions of the London Round Table Conference. उस ज़माने में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी लंदन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3। इन तमाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में जो बात डिसाइड की गई थी वही थी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए क्या क्या काम होना चाहिए। इन सबको इकट्ठा करके जो है
एक फाइनल रिपोर्ट, उसको वाइट पेपर कहा जाता है, मार्च 33 में ये पब्लिश कर दिया गया। इस वाइट पेपर को पार्लियामेंट में अप्रूव किया। अच्छा, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की हमेशा से हॉबी रही है कि जब भी लॉज बनाना होता था, ये बनते थे या वो बनाया करते थे, इसको पार्लियामेंट से ज़रूर अप्रूव करवाया करते थे। उसके बाद फिर जॉइंट सेलेक्ट कमेटी का सेशन भी हुआ, जिसमें वो रिकमेंडेशन तैयार की गई, जिसके तहत वो बिल का ड्राफ्ट बना, जिस बिल को बाद में अप्रूव किया। ये कमेटी जो है 11 अप्रैल 1933, 11 अप्रैल 1933 को ये भारत वजूद में आई। इसकी जो रिपोर्ट है 22 नवंबर 1934 को रिपोर्ट तैयार हुई, जिसमें 195 सिटिंग्स, कितने सेशन के हुए थे। 19 दिसंबर को ये बिल इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसके बाद ये काम मजीद आगे बढ़ा। जो शाही हुक्मरान थे उनका भी एसेंट इसमें अंदर शामिल था और आखिरकार ये गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 जो है ये पेश कर दिया गया और उसके बाद 1937 में ये यहाँ पर इम्पोज कर दिया गया, इसको लागू कर दिया गया। उस कमेटी को चेयर कर रहे थे ये लॉर्ड लिनलिंगटन। ये उस ज़माने के बहुत बड़े थे, शाही ख़ानदान के ये बहुत करीबी साथी थे और ये इससे पहले भी इन्होंने बेशुमार इम्पोर्टेंट जगहों पर इन्होंने काम किया, जिसमें से रॉयल कमीशन इंडियन एग्रीकल्चर जो इदारा था उसको ये प्रिजाइड भी करते रहे। फिर ये साहब हिंदुस्तान में वाइसराय भी अपॉइंट हो गए। इनकी मौजूदगी में ये रिपोर्ट जो है ये यहाँ पर केम इनटू फोर्स जो है ना, इसको अप्लाई कर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। मैं कुछ ज़रूरी लिंक्स जो है ना मैं आपको इसमें शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह, जैसे कि शिमला डेपुटेशन। तो तब तक नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।